गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में उसकी पूरी भाजी की एक दुकान थी। वो इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी बनाता था कि उसकी पूरी भाजी की खुशबू से ही लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी कहीं और नहीं खाई। जो स्वाद तुम्हारे हाथों की बनी पूरी भाजी में है वो और कहीं नहीं। धन्यवाद भैया, ये तो बस ऊपर वाले की दया है। हर रोज की तरह आज भी मोहन की कमाई बहुत ही अच्छी हुई थी। उसने आज की सारी कमाई घर जाते ही अपनी पत्नी को दे दी। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। लेकिन उसकी पत्नी ने देखा कि मोहन कुछ परेशान है, इसलिए उसने मोहन से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं जी? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है विमला। मैं पूरे दिन पूरी भाजी बेचने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और शाम तक बस ये थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोग आपके हाथ की पूरी भाजी खाने दूर दूर से आते हैं। आपकी आमदनी इतनी अच्छी होती है और भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। रहने को घर है, खाने को पेट भर खाना है, पहनने को कपड़े हैं, और भला हमें क्या चाहिए? तुम बहुत भोली हो विमला। आज के समय में इतने पैसों में क्या होता है? पिछले कुछ समय में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन खाने का अगर जरा सा दाम बढ़ा दो तो लोग दुकान पर आना ही बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप दिन के 2000 रुपए की बचत करते हैं। महीने के 50 से 60 हजार रुपए की बचत करने के बाद भी आपके मन में पैसों का लालच आ रहा है जी। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अब मोहन अगले दिन अपनी दुकान खोलता है और कम सामान में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो पूरियों के आकार को छोटा कर देता है और सब्जी के लिए बड़ी कटोरियों की जगह छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसे 2 प्लेट पूरी भाजी बेचकर भी 3 प्लेट पूरी भाजी का मुनाफा होता है। मोहन भैया, रोज मैं तुम्हारे यहाँ 1 प्लेट पूरी भाजी खाता था तो मेरा पेट बिल्कुल अच्छे से भर जाता था, लेकिन आज न जाने क्यों 1 प्लेट पूरी भाजी में पेट ही नहीं भर रहा। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। अगर 1 प्लेट से पेट नहीं भरा तो 1 प्लेट पूरी भाजी और खा लो। ठीक कह रहे हो भैया, लाओ 1 प्लेट और लगा दो। अब मोहन अपनी हर रोज की कमाई से 1.5 गुना कमाई करता है। इतने से फर्क से उसके ग्राहकों को भी बहुत ज्यादा शक नहीं हुआ उस पर, लेकिन 1.5 गुना मुनाफा कमाने के बाद भी मोहन संतुष्ट नहीं होता और उसके मन में और मुनाफा कमाने का लालच आने लगता है। लेकिन ग्राहकों को उस पर शक ना हो, इसलिए वो छोटी पूरियां बनाने के बजाय उनको पतला करके बेलना शुरू कर देता है, जिससे वो कम आटे में ही ज्यादा पूरियां बनाता है। और अब वो सब्जी में पहले से आधे आलूओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और सब्जी को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटे का घोल मिलाकर डालने लगता है। धीरे धीरे सभी ग्राहक उसके हाथ की बनी पूरी भाजी में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। ये तुमने कैसी पूरी भाजी बनाई है भैया? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी नहीं बल्कि तला हुआ पापड़ खा रहा हूँ। और ये आलू की सब्जी, इसमें आलू ढूंढने के लिए तो लगता है मुझे तैरकर खुद ही इसके अंदर जाना होगा। सच में भैया, तुम्हारे हाथ की पूरी भाजी खाने के लिए लोग पहले दूर दूर से आया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे हाथ की पूरी भाजी में कोई स्वाद ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हम अपने घर पर ही पूरी भाजी बनाकर खा लें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? कल भी मेरी पूरी भाजी में ऐसा ही स्वाद था और आज भी मेरी पूरी भाजी में वैसा ही स्वाद है। धीरे धीरे मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। तभी एक दिन गांव के जमींदार जी का खास आदमी उसकी दुकान पर आया। आपने क्यों इतनी दूर चलकर आने का कष्ट किया मालिक? आप हुक्म कर देते तो मैं खुद ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। मोहन, हमने दूर दूर के गांव में तेरे हाथ की पूरी भाजी के चर्चे सुने हैं। लोग तो कहते हैं कि जो एक बार तेरे हाथ की पूरी भाजी खा ले तो अपनी उंगलियां चाट जाता है। जमींदार जी के पोते के मुंडन पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दिया है।
और वो चाहते हैं कि सभी गांव वालों के लिए खाना तुम ही बनाओ। इसलिए मैं ये एडवांस पैसे लाया हूँ। अगले हफ्ते के बुधवार को तू सबके लिए एकदम स्वादिष्ट खाना बना दियो और जरा से भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जमींदार साहब की इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब गांव वाले जमींदार जी की दावत की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब मोहन एडवांस में मिले पैसों से दावत में बनाने के लिए सामान खरीदने जाता है, लेकिन सामान खरीदते हुए अचानक उसके मन में पैसों का लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि भला सिर्फ गांव वालों की ही दावत के लिए इतना सामान लेने की क्या जरूरत है। इसीलिए वो कम सामान खरीदकर दिए गए पैसों में से कुछ पैसे बचाकर अपने पास रख लेता है और कम सामान लेकर दावत बनाने के लिए जमींदार जी के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो मदद के लिए एक लड़के को भी अपने साथ लेकर जाता है और जमींदार साहब के घर के पीछे खाना बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते जमींदार जी के यहाँ सभी गांव वाले, उनके सभी मेहमान आने लगते हैं। वाह भाई, खाने की खुशबू तो जोरदार आ रही है। आज तो दावत खाने का मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले जमींदार जी के खास मेहमानों को खाना परोसा जाता है। उसके बाद गांव के सभी लोग अपने सामने इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर खाने पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सारा खाना सफाचट हो जाता है। अरे ओ भैया, हमें भी तो खाना परोसो, कब से खाने के इंतजार में बैठे हैं। क्या कहा? खाने के इंतजार में बैठे हो? अरे तुम लोगों ने तो सब कुछ खा पीकर सफा चट कर दिया और कह रहे हो कि खाना परोसो। अरे अब जाओ यहाँ से, खाना खत्म हो गया है। पता नहीं कैसे भुक्कड़ लोग हैं, इतना सब खाकर भी इनका पेट नहीं भरा। लेकिन उस्ताद, गांव के आधे लोगों ने तो अभी दावत खाई ही नहीं। जब आपको जमींदार साहब ने खाने के पूरे पैसे दिए हैं, तो आपने सबके लिए भरपूर खाना क्यों नहीं बनाया? तू मुझसे जुबान मत लड़ा, मैंने तो सबके लिए ठीक से ही खाना बनाया था, लेकिन ये लोग न जाने कौन से जन्म के भूखे हैं, सभी लोगों का खाना अकेले ही खा गए। जमींदार जी के यहाँ कम खाना बनने की वजह से वहाँ आए आधे गांव वाले भूखे ही रह जाते हैं, लेकिन जमींदार साहब के आगे वो कुछ बोल नहीं पाते और बिना खाए पिए ही अपने घर आ जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक पूरे गांव में यही बात चलती रहती है कि तभी जमींदार जी का खास आदमी किसी काम के लिए गांव में आता है और लोगों को ये बातें करते हुए सुन लेता है। अरे भैया, हमने तो सुना था जमींदार जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़े आदमी हैं। अरे काहे के बड़े आदमी, गांव वालों को एक दावत तो ठीक से दे नहीं पाए। अगर उन्हें ऐसा ही करना था तो दावत देने की भला जरूरत ही क्या थी? आधा गांव उनके यहाँ से भूखा लौटा है। और नहीं तो क्या भैया, इससे अच्छा तो दावत में बुलाते ही नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर जमींदार जी के खास आदमी को कुछ समझ नहीं आता और वो उन लोगों से पूछते हुए कहता है, ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? आपको जमींदार जी की दावत में खाना नहीं मिला? अरे भैया, खाने का एक निवाला तक नहीं मिला। उस आदमी की बात सुनकर जमींदार जी के खास आदमी को मोहन पर शक होता है और वो उससे बात करने सीधे उसके दुकान पर जाता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ मोहन? ये गांव वाले जमींदार जी के बारे में ये सब क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें सभी गांव वालों की दावत के लिए सामान के पूरे पैसे दिए थे, तो दावत में आधे गांव वाले भूखे कैसे रह गए? उसकी बात सुनकर मोहन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहता है, मालिक, आप नहीं जानते ये गांव वाले कितने बड़े भुक्कड़ हैं। मैंने तो सब लोगों के लिए भरपेट खाना ही बनाया था, लेकिन उस सारे खाने को लोग कब चट कर गए मुझे पता ही नहीं चला। एक एक आदमी ने दावत में 4-4 बार खाना खाया है। तो आप ही बताइए मालिक, इसमें भला मेरी क्या गलती है? ये लोग तो खाने को देखकर उस पर ऐसे झपट पड़े जैसे जिंदगी में पहले कभी इन्होंने खाना देखा ही ना हो। मोहन की बात सुनकर उस आदमी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो बिना कुछ कहे ही उसकी दुकान से चला जाता है। तभी मोहन के दुकान पर काम करने वाला छोटू उससे दावत वाले दिन के काम के पैसे मांगने आता है। मालिक,
उस दिन दावत में मैंने जो काम किया था, आप मुझे उसके पैसे दे दीजिए। मुझे आज मेरी माँ की दवाइयाँ लेकर जानी है। आप मुझे मेरे पैसे दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या कहा? दावत में काम करने के पैसे? मेरी बात ध्यान से सुन ले। तेरी तनख्वाह के अलावा तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक तो पूरे दिन यहाँ एक काम नहीं करता, ऊपर से दावत के पैसे मांग रहा है। मालिक, मैंने रात भर रुककर आपके साथ सारा काम किया था। आपको मुझे मेरे पैसे तो देने ही होंगे। तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं आता क्या? एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुझे। निकल जा यहाँ से। मोहन के ऐसे बर्ताव से छोटू को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में जमींदार के खास आदमी के पास जाकर उसे मोहन की सभी करतूतों के बारे में बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है मोहन के सर पर पैसों का लालच कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे जरूर मिलेंगे और उसे उसके किए का हर्जाना भी जरूर भरना पड़ेगा। जमींदार जी का आदमी छोटू को लेकर अब मोहन की दुकान पर जाता है। छोटू और उस आदमी को एक साथ देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो आदमी मोहन से कहता है, क्यों भाई मोहन, लगता है पैसों का कुछ ज्यादा ही लालच आ गया है तुम्हारे मन में। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? लालच? कैसा लालच? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मुझे छोटू ने सब बता दिया है, कैसे तुमने दावत के उन पैसों में से आधे पैसे अपने पास रख लिए और इसके काम की मजदूरी भी इसे नहीं दी। तुम जैसे लालची और मक्कार आदमी का हिसाब तो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अब वही तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। पुलिस को मत बुलाइए। मैं अभी इसे इसकी मजदूरी और आपको आपके पैसे लौटा देता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, लेकिन जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जमींदार साहब के आदमी से डरकर मोहन छोटू को उसकी मजदूरी और उस आदमी को बचे हुए सारे पैसे दे देता है। तभी वो आदमी मोहन से कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव में जमींदार साहब की कितनी बदनामी हुई। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं, तो अभी के अभी मेरे साथ पंचायत में चलो और सब गांव वालों के सामने अपने मुंह से अपनी इस करतूत को बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस के डर से मोहन सभी गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है कि उसने लालच में आकर ऐसा किया, जिससे पूरे गांव में जमींदार साहब की बदनामी हुई। मोहन सभी गांव वालों से माफी मांगता है, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद सभी गांव वालों के बीच उसकी बहुत बदनामी होती है, जिस कारण वो अपनी पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला जाता है और उसे अपने लालच के कारण एक भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है।